सब बड़ा बनेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने संगला वो जी। राम राम सा चौपाल देखने वाला सगला दर्शक भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक भाई बहनों, जिया कि आप सभी जाना कि हर वर्ष आप 11 जुलाई ने विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनावा हाँ। तो ये दिवस ने मनाने के पीछे कई उद्देश्य है, कब से मनाया जा रहे हो वो तो आप जाना गई। इससे पहले आप अगर बात करा जनसंख्या वृद्धि की, जो आप देखा कि पूरे विश्व के लिए एक चुनौती भरो विषय है। पूरा विश्व में लागेड़ो है कि आपने क्या जनसंख्या नियंत्रण करना है, कहीं कहीं दुष्परिणाम है जनसंख्या वृद्धि का, आज सब पर आप आज बातचीत करांगा। और आज अपना विषय है विश्व जनसंख्या दिवस को महत्व। और ये विषय पर जानकारी देने के लिए आपने मेहमान जो जगह पधारा है वहाँ से मैं आपने मिलवाऊँ। सबसे पहले मैं मिलवाऊँ आपने गोपाल पहाड़िया जी, आप सदस्य हैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का। बहुत बहुत स्वागत आपको गोपाल जी। इसके साथ ही मैं आपने रूबरू करवाऊँ अपना दूसरा मेहमान है डॉक्टर गिरीश द्विवेदी जी, आप परियोजना निदेशक परिवार कल्याण राजस्थान सरकार से। बहुत बहुत स्वागत आपको भी गिरीश जी। तो गिरीश जी, सबसे पहले तो आप क्योंकि विश्व जनसंख्या दिवस की बात करी तो जानना चाहूँगा कि एक तो आप इन्हें कब से मना रहे हैं और इन मनाने के पीछे कारण कई हैं और उद्देश्य कई हैं। विश्व जनसंख्या दिवस एक तारीख तय करिए कि भाई ये तारीख को 5 अरब विश्व की जनसंख्या हो जाएगी। वो 11 जुलाई 1987 तय हुई और ऊ के हिसाब से ही ये पूरी दुनिया में जनसंख्या वृद्धि के बारे में जागरूकता फैलावा के ताई और जनसंख्या नियंत्रण के लिए, महिला के अधिकार के वास्ते और लैंगिक समानता, पुरुष और जो है महिला बराबर हो, इन सब मुद्दान के बारे में विचार विमर्श करवा के लिए और जागरूकता बढ़ावा के लिए या 11 जुलाई को हर साल मनाया जा रहा है जी। अच्छा, मतलब जागरूक करने के लिए दिन चुने गए हैं लोगों ने। इसमें एक और भी चीज़ होती है सब कि कोई भी ऐसा दिन जब हम सब सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं तो उसके पीछे ये भी होता है कि उसको हम रिव्यू करते हैं कि हम भूले नहीं इस बात को कि जनसंख्या अपने आप में विश्व के लिए एक चुनौती है, बढ़ती जनसंख्या। तो उसका जब भी मनाते हैं तो उसमें हम वो उन चीज़ों को भी याद रख लेते हैं। वो एक रिव्यू होता है, वो एक दिन हर चीज़ का है कि स्थापना दिवस हैं, कोई जिस दिन को शुरू होती है वो दिवस हैं, जब हम कोई अचीवमेंट करते हैं वो दिवस हैं। तो ये हमारी एक एनिवर्सरीज बन जाती हैं और उससे हम उन चीज़ों को याद करके उनको फिर आगे बढ़ाते हैं। नहीं, वो तो सही बात है कि सभी जो है पूरा गांव में यह बात होगा कि भाई 11 तारीख क्यों मनाई जा रही है, जनसंख्या जो है बढ़ रही है को कहीं तो उनके दिमाग में कुछ तो आएगा कि जनसंख्या भाई ये सब विषय क्या है। मतलब वो दिन पूरा विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। तो एक तो आप पूरे विश्व की जनसंख्या की स्थिति की अगर बात करें तो बा कहीं है फिलहाल, और अभी अपना जो भारत देश है भी की स्थिति कहीं है पूरे विश्व की जनसंख्या के अंदर। देखो, वैसे तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ही दिवस है और ये बढ़ती जनसंख्या तो किसी भी देश के लिए एक चुनौती है, लेकिन भारत में ये ज़्यादा है इस वक्त। और चाइना जैसा देश जो 50 साल पहले सबसे घनी आबादी वाला था और उसकी स्थिति भी बहुत ख़राब थी आर्थिक तौर पे, उसने जब ये कंट्रोल किया कानून बनाकर तो आज चाइना, अमेरिका, रशिया बड़े बड़े महाशक्तियों के मुकाबले खड़ा दिखता है। तो हमारे देश में हालांकि हमारा देश बहुत समृद्ध है, हर तरह से सक्षम है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या हमारे लिए भी एक चुनौती है और इसके लिए कोई ना कोई समाधान सामाजिक जागरूकता का और साथ साथ हम जो मांग कर रहे हैं, हमारे जनसंख्या समाधान फाउंडेशन और दूसरी कई संस्थाएं इस बात को लेकर मांग कर रही हैं सरकार से कि इसके लिए एक कानून बनाया जाए, बहुत सटीक और सख्त कानून बनाया जाए, ताकि जो लोग इसको अवेयरनेस से या सामाजिक तौर पर समझ नहीं पा रहे हैं वो कानून की दृष्टि से समझें। ये एक प्रावधान में रखा जाए, उससे इसका हल निकलेगा और अगले जो समय होगा देश का वो हमारी अगली पीढ़ी के लिए बहुत लाभकारी होगा, ऐसा हमारा मानना है जी। तो कहने वाला अगर हमारा भाई बहन है जगह प्यार से समझ जाओ तो अच्छी बात है, आपने कानून कड़ा करने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन अगर नहीं हो तो कानून की भी सहायता आपने लेनी पड़े। नहीं, वो दुर्भाग्यवश ऐसा हो रहा है, आप ठीक कह रही हैं कि हम तो चाहते यही हैं और इसी अवेयरनेस के लिए लगभग 8 सालों से जनसंख्या समाधान फाउंडेशन और कई और ऐसी जनसंख्या को करने में जागरूकता में लगी हुई हैं, लेकिन उसका असर ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। हालांकि एक वर्ग, अब जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के बीच का एक वर्ग है वो जागरूक है, वहाँ कई बार दूसरे बच्चे की भी नई कल्पना कर रहे हैं, वो लोग समझदार हो गए हैं कि हमें बेहतर भविष्य देना है अपने अगली जनरेशन को, तो हम लायबिलिटी ना बनाएं देश के लिए भी और अपने लिए भी। तो वो समझदार हो रहे हैं, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम है। बाकी लोगों को इसका एहसास ही नहीं है, तो इसके लिए तो कानून की आवश्यकता है। अब गिरीश जी, जहाँ परिवार कल्याण विभाग से आप,
तो आप परिवार की बात करा ऑनलाइन मतलब बहुत आम होगी कि आप कहा छोटो परिवार सुखी परिवार, तो कई फायदा है छोटा परिवार को आपने दर्शक भाई बहन जरूर बताओ। छोटो परिवार रहोगो तो भाई कमा वालों तो एक आदमी और खावा वाला मतलब ज़्यादा होगा, तो समस्या ये है कि वो सही पोषण भी नहीं दे सके, सही शिक्षा भी नहीं दिलवा सके और संसाधन की कमी रहेगी। पूरा देश में भी जल की भी है, ज़मीन की भी है, सभी समस्या जो इनको समाधान ये है कि दो आदमी एक मतलब परिवार में दो बच्चा होगा तो वह परिवार आराम से अपना खान पीन भी अच्छा रख सकेगा, ताकि वो जो है वो स्वस्थ रहे, बीमारी भी हाँ बीमारी वगैरह भी नहीं हो, क्योंकि स्वस्थ रहे वो तो आगे की जनरेशन में भी बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा। तो दो बच्चा अगर होवे तो वह जनसंख्या स्थिरीकरण भी हो जाओगे और अपना देश जो है प्रगति पर आ जाओगे। ऐसे जो है आप जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करी तो आप ही मार्गदर्शक भाई बहन समझाओ कि कहीं है जनसंख्या स्थिरीकरण। जनसंख्या स्थिरीकरण में यह है कि मान लो जितना बच्चा पैदा हो रहा है फिर कोई साल भर में ख़त्म हो गया, कोई 5 साल में ख़त्म हो गया, और इस तरह का शू जो है लास्ट तक जो बचेगा तो दो बच्चा हुए जितना पैदा हुआ उतना ही जो है बराबर रहे, तो वह जनसंख्या स्थिरीकरण हो जाओगे। अच्छा, मतलब एक संतुलन की स्थिति होनी चाहिए। संतुलन की स्थिति होनी चाहिए, जितना पैदा हो उतना मरे तो बराबर रहे। जी जी। तो क्योंकि मरवा की तो अलग अलग स्टेज में है, तो जितना पैदा होगा उतना अगर नहीं रहेगा तो वह स्थिरीकरण की स्थिति हो जाए। यही वजह से अगर एक परिवार में औसतन 2.1 बच्चा हुआ है हमारा साइंस का डेटा के हिसाब से, तो मतलब 0.1 बच्चा जो है वो खत्म हो जाए तो 2 का 2 ही रह जाए, वह स्थिरीकरण की जो है स्थिति हो जी। तो आप जनसंख्या वृद्धि की बात करा भाई क्या पता चला कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है या कि जनसंख्या विस्फोट, तो कई स्थिति है जनसंख्या विस्फोट किन कहेंगे आप? नहीं, वो तो सेंसस होता है, जब होती है गिनती होती है पता लगता है हम कहाँ पहुँच गए। आप देखिए हम 5 साल पहले 110 करोड़ की बात करते थे, फिर 125 करोड़ पे आए, आज अभी प्रधानमंत्री जी को 130 और 135 की बात करनी पड़ती है। इसका मतलब बढ़ रही है और अच्छी खासे अनुपात में बढ़ रही है। और दिक्कत ये आ रही है कि केंद्र सरकार हो या चाहे राज्य सरकार हो, उन सबको जितना वो सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं उससे वो अगले साल जाके वो कम पड़ जाती हैं। आज जो भी हम प्रावधान रखते हैं, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो पंचवर्षीय योजना बनाते हैं बेटरमेंट के लिए, पता लगता है 5 साल बाद जनसंख्या और इतनी बढ़ जाती है, वो कम बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे, पानी कम पड़ेगा, हमें जलवायु कम पड़ेगी, हमारे खेती किसान की जो बात अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, अब जिसके पास 50 बीघे ज़मीन थी, अगर उसके जनरेशन 5 हो गए, 5 के बाद फिर उनके 5 हो गए, तो कितना, किसी के पास 1 बीघा नहीं रहती है शहर में। उसी लिए प्रॉस्पेरिटी के लिए भी, शारीरिक विकास के लिए भी, आर्थिक विकास के लिए भी, और कम से कम देश पर जिम्मेदारी नहीं बने, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रहे, हम दूसरे विकास कर पाएँ, बजाय इसके अब सरकारों को बांटना ही पड़ता है, फ्री बांटना पड़ता है हर जगह। अभी आप देखिए कितने करोड़ लोगों को जो है इसके अंदर फ्री बांटा है। इसका मतलब उतनी जनसंख्या तो वो है जो परेशान है, गरीब है, जिनको आवश्यकता है। जनसंख्या वृद्धि हो रही तो गरीबी रेखा से नीचे भी गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, तो ये सब लोग वैसे भी तो फिर इनका जीवन का क्या वो रह जाता है, कहाँ वो जीवन को आनंद ले पाते हैं, वो तो बेचारे मोहताज ही रहते हैं हमेशा। तो ये अगर जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया जाएगा तो अगले 10-20 साल के बाद कम से कम ये जो रेशो है, जो बिलो पॉवर्टी है, ये बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा, ये मेरा मानना है। तो नहीं, ये मैं भी यही कह रहा हूँ कि रोजगार के बढ़ने की संभावनाएं तो कम है और जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है, तो ये जो है असंतुलन बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। और सरकार भी प्रावधान की एक सीमा है। आफ्टर ऑल कोई भी उद्योग है, कोई भी चीजें हैं, उसका भी एक सीमा है सभी सरकारों के पास। सरकार योजना बना सके पर के अंदर आप सबने शामिल होना पड़ेगा, आम आदमी ने शामिल होना पड़ेगा, अपनी बिल्कुल शामिल होना पड़ेगा। तो अब अगर बात करना कि भाई बहना ने वो बताओ कि आप दुष्परिणाम कहीं हो रहा है आपने जनसंख्या वृद्धि से, जो खास अपने ग्रामीण भाई बहन आराम से समझ सके कहीं दुष्परिणाम है उनका। जनसंख्या वृद्धि को सबसे बड़ा कारण जो राजस्थान में, एक तो देखो बहुत जल्दी बाल विवाह हो रहे हैं। 15 से 19 साल की जो उम्र में, हम तो ये सरकार तो ये कह रही है भाई 18 साल की उम्र में ही शादी होनी चाहिए, अब तो 21 भी करवाने का विचार चल रहा है, पर 18 साल से पहले जो शादी हो रही है तो यूँ मानो आपके मतलब 40% 35% शादी जो है, मतलब 100 में से 35 शादियाँ तो 15 से 19 साल के बीच में हो रही है।
अच्छा। तो जब उनको जो है महिला को जो प्रजनन की जो क्षमता है वही अगर सही संतुलित जो है वो विकसित नहीं हुई और उनके पहले ही अगर वह बच्चा धारण करवा लग जाए, मतलब गर्भ धारण करवा लग जाए, तो उनका जो है शारीरिक विकास तो पूरा हो ही नहीं, और बच्चा और शुरू हो गया तो बच्चा का विकास जो है वह शारीरिक विकास भी और मानसिक विकास भी दोनों ही चीज जो है मतलब दोनों प्रभावित हो। तो अपन जो है अगर यह स्थिति हो रही है तो अपन को कमजोर बच्चा, नई जनरेशन कमजोर आ रही, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो भी है। डॉक्टर साहब एक दूसरी बात और भी है, जो अस्वस्थ बच्चा है वो पैदा होते ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तो उसके लिए फिर आपको अस्पताल चाहिए ज़्यादा, उसके लिए फिर आपको बच्चों के पेडियाट्रिक बहुत ज़्यादा वो चाहिए, खर्चा भी ज़्यादा होगा, आर्थिक स्थिति में भी नुकसान, फिर उस परिवार पर बोझ पड़ेगा, वो बच्चे की खुशी मनाने के बजाय बेचारा उसकी तीमारदारी में लग जाएगा। तो ये आप सही कह रहे हैं कि जो बाल विवाह या जो अवयस्क जो शादियां हैं, ये कहीं ना कहीं जब शरीर से शरीर निकलता है, वो शरीर ही परिपक्व नहीं है तो वो कैसे जनरेट करेगा उठा, तो ये बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है जी। दूसरी बात यह है कि हम शादी के बाद में हम जो हमारी सरकार का ये मानना है कि भाई 2 साल तक बच्चा बच्चे नहीं हुए तो वो जो है एक दूसरा को समझता भी रहे और शारीरिक विकास भी हुआ। तो 2 साल के बाद में जो है बच्चे हुए और पहला बच्चा में और दूसरा बच्चा में 3 साल को अंतर रखा है, तो वह जो बीच को पीरियड है जो दूध वगैरह ये पिलावा की जो स्थिति है तो उनमें उनको पोषण भी हो जाए और उनको जो शरीर वापस गर्भ धारण के लायक हो जाए, तो वो 3 साल को उनमें कम से कम अंतर होना चाहिए। अब अभी देखे जाओ तो मतलब 100 में से 60 जो है माता जो है वह 3 साल के पहले ही गर्भवती हो जाए जी। तो मतलब ये जो गर्भवती अगर 3 साल से पहले ही हो गई तो उनको जो है रिकवरी हो, मतलब जो है वापस जो उनको स्थिति में आनी चाहिए उतनी तो हो नहीं, और ऊपर से प्रेगनेंसी और होगी, मतलब गर्भधारण और हो गया, तो मतलब उनको विकास भी रुक गया और फिर बच्चा की भी वही समस्या। तो मतलब जितनों भी या जो अपन अंतर कम रखेंगे उतना ही स्वस्थ जो है बच्चों कम होगा और उतना ही मानसिक रूप से भी स्वस्थ कम होगा। तो जनसंख्या वृद्धि तो हो ही रही है, ऊपर से शारीरिक और मानसिक विकास भी नहीं रहे, तो अपन को दोहरा नुकसान है जी। एक आत आप शारीरिक विकास की बात करी कि भाई ना माता को ढंग से विकास हो सका, अगर कम उम्र में शादी या कम उम्र में बच्चा पैदा करेगी तो एक तो माता के शारीरिक विकास के लिए नुकसानदायक है शरीर के लिए, और बच्चा भी अपना शारीरिक रूप से कमज़ोर और मानसिक रूप से भी कमज़ोर मिलेगा, तो आगे को भविष्य भी अपना खतरे में है। अब बात अगर पर्यावरण प्रदूषण की करा तो एक कारण आप जनसंख्या वृद्धि ने भी माना है, तो इसके बारे में आप कहीं कहना चाहोगे? जनसंख्या का वृद्धि का पर्यावरण पर सीधा असर पड़ता है। जब लोग ज़्यादा होंगे तो जाहिर है कि अब ये तो मोदी जी की मेहरबानी से शौचालय वगैरह का जो प्रावधान अब हो गया है उसके वो भी अपने आप में एक है, जितना हम मल त्यागते हैं, जो हम खेत क्यार को, और कई जगह अभी भी कई जगह रेलवे ट्रैक पर जाओ वहीं जाओ प्लंटी बहुत सारे लोग जो है कहीं भी शौच करते हैं, वो अपने आप में गंदगी है, वो पर्यावरण का वो बनता है। फिर जब होती है तो बहुत से लोग इनका दुरुपयोग करते हैं, पेड़ काटते हैं, उसको नहीं समझ पाते हैं, क्राइम की तरफ जाते हैं। पर्यावरण और दूसरे जो क्राइम है ये भी उसका एक हिस्सा है। फिर दूसरे उनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे उसमें धूम्रपान है, बाकी सब चीज़ें हैं, चूँकि उनमें अवेयरनेस नहीं है, उनको पालन पोषण ढंग से नहीं होता, उनमें वो शिक्षा नहीं दे पाते उनको। जब जनसंख्या लोग ज़्यादा होंगे तो ना अच्छी शिक्षा मिल पाएगी उनको, ना उनका स्वास्थ्य अच्छा हो पाएगा, ना उनमें कोई सूझबूझ आ पाएगी, ना वो क्राइम से दूर रह पाएंगे। तो इसमें सीधा सीधा असर जनसंख्या वृद्धि का सीधा असर पर्यावरण पर, सामाजिक पर्यावरण पर बहुत बड़ा पड़ता है। आज तो हम तो पर्यावरण तो आज ध्वनि को पर्यावरण मानते हैं। इस पर कई देशों में इतनी जागरूकता है कि आप सायरन नहीं बजा सकते सिर्फ पर्यावरण की वजह से। सायरन बनाना गुनाह है, वहाँ पे चालान है सीधा। हमारे यहाँ तो इस तरह है कि अगर गुस्सा आती है तो सायरन पे निकाल देते हैं। तो ये सब चीज़ें भी इसीलिए हैं कि इतना ज़्यादा जनसंख्या हो गई है कि लोगों को हम बात उनके तक पहुँचा ही नहीं पा रहे, और कोशिश भी करते हैं। जैसे हमारा समाधान फाउंडेशन जो है, ये जनसंख्या समाधान 8 साल से हम लोग, अनिल चौधरी हैं, डॉक्टर मलिक हैं, और हमारे बहुत साथी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर प्रांतों में जा जाकर वहाँ लोगों को जोड़ कर कोऑर्डिनेशन बना कर बहुत कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने की, ये जनसंख्या को नियंत्रण करने की, परिवार नियोजन की। पहले हमारे दो का स्लोगन, फिर यह है कि सुखी परिवार, ये सब छोटा परिवार, ये सारे स्लोगन जो है। लेकिन हमने ये पाया है, जितना हमने भ्रमण किया है, कि बहुत कम परसेंटेज है जो लोग इसको समझ पाते हैं। इसका सीधा वो है, मैं आपको उदाहरण दे दूं कि सिविक बॉडीज़ में, नगर निकाय में और पंचायती उसमें, जब से राज्य सरकारों ने
इससे आप राजस्थान की बात करें, जी जहाँ ये कहा है कि 2 बच्चे से ज़्यादा वाला एलिजिबल नहीं होगा, तब से उनको भी समझ आ गई है। और वो जो इसमें रुचि रखते हैं राजनीति में, उन लोगों ने कंट्रोल कर लिया है। इससे सीधा पता लगता है कि अगर कानून कोई है, अगर कोई बंदिश है, आप पर अंकुश है, तो आप मानते हैं ये हमारी ऐसी प्रवृत्ति बन गई है। आप दूसरी चीज़ देखो, जिन शहरों में हेलमेट पे ना पहनने पर चालान है, वहीं हेलमेट पहनते हैं। आप वैसे कर दो स्वेच्छा से, भाई सुरक्षा के लिए पहन लो, एक नहीं पहनता, किसी को डर लगता ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं वही चीज़ हम कहना चाह रहे हैं। आज़ादी भी दी जाओ तो एक नियम के साथ, एक कायदा के साथ होनी चाहिए, मतलब स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ऐसे कानून बने जिसको लोग पालन करते हुए उनको फिर लगे। अच्छा, फिर वो कुछ लोगों में शुरू में ये डर के मारे भी उनके अंदर फिर प्रवृत्ति बन जाएगी। आप किसी डर से भी, अब होता है, हम स्कूलों में क्या होता है, हम पढ़े हैं, आप सब पढ़े हैं, मास्टर जी का डर होता है, पीटीआई का एक बहुत बड़ा डर होता है, डिसिप्लिन में। जैसे बच्चा पीटीआई देखता है, घर से डिसिप्लिन हो जाता है, उधम करना बंद कर देता है। वही चीज़ है, ये कानून एक नियंत्रण है हर चीज़ का। अभी मोदी जी ने 2-3 कानून बड़े वो किए हैं। अब ट्रिपल तलाक का था, कितना बड़ा था, कानून आ गया है तो महिलाओं में जागरूकता आ गई है, अब वो भी मूव कर रही हैं उन चीज़ों को। तो अपन जागरूकता में यह है कि अपन कानून लाना पड़ेगा। जागरूकता तो अपनी जगह बरकरार रहनी चाहिए, लेकिन कानून होगा तो वो कानून को भी जागरूकता की लागू करा, यही हम कोशिश कर रहे हैं। आनी चाहिए, ये सख्ती आनी चाहिए। और उनको कुछ सुविधाओं को आप सीज करने की जब वो करेंगे तो वो डरेंगे। जैसे जो ये कार्ड होता है प्रिविलेज वाला, जो गरीबी रेखा वाले कार्ड, जो कौन से कार्ड है जिससे हम राशन वगैरह फ्री मिलता है, उनको कहा जाएगा अगर बच्चे ज़्यादा पैदा करो तो तुम्हें सुविधा बंद हो जाएगी जी। इस बात को लेकर वो अलर्ट हो जाएंगे और उनको सोचना पड़ेगा, और उससे फिर वो बाद में आदतन वो हो जाएंगे। तो अगले 10-20 साल बहुत बढ़िया हो जाएंगे। हमें बहुत उम्मीद है, तो मतलब कुछ नया कानून भी आना चाहिए कि ये कानून वो लाएंगे और सख्ती से लाएंगे, ताकि लोगों, कोई इसमें जेल का प्रावधान नहीं कह रहे, हम सुविधाओं का प्रावधान कह रहे हैं। वो जेल की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं सुविधाओं का प्रावधान, कि सुविधाएं उनकी सीज हों। जिनको जो सुविधाएं सरकार से, जो सरकार पर लाइबिलिटी बन रही हैं, अगर वो सुविधाएं उनकी वो होती हैं, बंद होती हैं, तो उनको सोचना पड़ेगा और उनमें की जागरूकता आ जाएगी और धीरे धीरे ये उनकी आदत बन जाएगी फिर। ये हमारा मानना है। तो आप जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम की और कारण की भी आप बात करी, के साथ आप एक नियंत्रण क्या हुआ है, पे भी आप बात करांगा। तो एक अंदर नियंत्रण में आप देखा परिवार नियोजन की बात आवे, तो पहला आप पे बात करांगे ग्रामीण स्तर पर परिवार नियोजन के लिए सरकार द्वारा कहीं कहीं प्रयास किया जाए। परिवार नियोजन का हमारे साथ जो साधन है वो गांव में, हर गांव स्तर पर भी पहुंच गया है, जिनमें हमारे निरोध है, मालायन है, एक छाया है, और जो है कॉपर्टी है, जो सब सेंटर पर लगे हैं, या IUCD जिसको कह रहा। ये सुविधा जो है हमारी ANM बहन जी के पास है, जो सब सेंटर पे है, और आशा बहन जी के पास ये ओरल पिल्स और निरोध, ये आशा बहन जी के पास भी है। आशा बहन जी के पास हमने एक जो है गर्भ धारण जो हो है, वो जो टेस्ट हो, प्रेगनेंसी टेस्ट, वह भी आशा बहन जी को दे रखे हो, ताकि वह घर घर जा जो पूछ ले कि भाई माहवारी नहीं आई हो तो आपको टेस्ट कर लूँ, मैं पतो कर लूँ, जल्दी से पतो लग जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, तो वो रजिस्ट्रेशन करार हम उनकी बाकी की सुविधा दे दें, और मान लो वह बच्चों नहीं चाहे तो उनको गर्भपात की जो है सुविधा हम प्रदान कर दें। तो गाँव के स्तर पर ही है। और इस ऊपर की जो जहाँ डिलीवरी हो रही है, वो डिलीवरी का जितना भी जगह है, वहाँ से का एक डिलीवरी का जस्ट बाद में हमारे जो है PPIUCD लगा हुआ है, जो वह 5 साल की, 10 साल की, 2 तरीक़ा की हुआ है। तो एक बार जैसे वो टाइम ही डिलीवरी के टाइम पे महिला ही चाहेगा अब की बार तो बस यह परेशान होगी मैं, अब मैं बच्चों नहीं चाहूँ, तो वो टाइम में PPIUCD लगवा ले तो 5 साल की गई, 10 साल की लगवा ले तो 10 साल की समय के लिए भी हो सकता है, हाँ लंबा टाइम के लिए। ये तो और जब बच्चे डॉक्टर साहब सिर्फ महिलाओं के लिए है ना, महिलाओं के लिए, पुरुष का भी तो होना चाहिए। पुरुष का भी है। मैं भी पूछना है कि परिवार नियोजन में पुरुष को तो मैं मान के चलता हूँ कि उनको तो 2 बच्चे अगर वो प्रोड्यूस कर देता है तो मैंडेटरी हो जाएगा, नसबंदी कर दी जाए। पुरुष के लिए अभी तक सरकार के जितने भी प्रयास हैं, सरकार के जितने भी प्रयास हैं वो सब समझाइश पे हैं, क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ये कि जो है इनको समझाइश से ही किया जाए, इन पे कोई भी जैसे सरकारी कर्मचारियों पे भी कोई भी एक टारगेट नहीं दिया जाए, तो हम समझाइश ही करते हैं। पुरुष नसबंदी के बढ़ावा के लिए भी अब हमने हर गाँव में, हर ब्लॉक में जो जिन पुरुषों ने पहले नसबंदी करवा रखी है उनको हम ब्रांड एम्बेसडर की तरह एक जो आयोजन करते हैं और उनको बुलाते हैं, उनको हम सम्मानित भी करते हैं, और उनसे फिर पब्लिक में जो और लोगों में जागरूकता के लिए और उसका अनुभव शेयर करवाते हैं, ताकि वो उसको डर नहीं रहे, क्योंकि पुरुष के उसमें ये है कि मेरी शक्ति कम हो जाएगी, ये एक दिमाग में एक भ्रांति है। तो हम वो जो जिसने नसबंदी कराई है उससे पूछते हैं, आप भी पूछो भाई, जनता से भी कहते हैं भाई आप इससे पूछो कि इसको कमजोरी है कि नहीं है, तो वो भ्रांतियां दूर हुई हैं। हमने पिछली बार 14,000
15,000 करीब जो है इस तरीके के पुरुष जो है सहभागिता सम्मेलन का नाम दिया हमने। और उसको हम ट्रॉफी भी देते हैं और मतलब सभी को बुलाते हैं, तो चाय पानी वगैरह ये लोगों में जागरूकता हो और वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने जो अनुभव जो है जनता को बताए। और वो कहते हैं हमारे तो अब इतने एम्बेसडर हो गए साहब, हमें और बुलाओ ना। तो मतलब अब जो है पुरुष नसबंदी में थोड़ा सा बढ़ावा होने की उम्मीद हम करते हैं। ये प्रयास हमारी तरफ से मैंडेटरी प्रोविजन हो जाएगा इसका, वो भी अच्छा एक बात करना कि परिवार नियोजन की आप बात करी, जनसंख्या नियंत्रण के अंतर एक शिक्षा कितनी बड़ी भूमिका निभा सके है परिवार नियोजन या नियंत्रण पर, मतलब जनसंख्या वृद्धि पर अगर नियंत्रण करने के लिए शिक्षा की कई भूमिका? बहुत जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, अगर शिक्षित होगा उसे समझ आ जाएगी तो मेडिकल कहीं पे भी देख लेगा, किसी से भी कंसल्ट कर लेगा कि इसके साइड इफेक्ट ऐसे नहीं है। शिक्षित आदमी इसको धड़ से समझ जाएगा, किसी भी कंसल्टेंट से पूछ लेगा, डॉक्टर साहब जो बताएंगे वो समझ जाएगा, जो कोई और कंसल्ट एक्सपर्ट हो गए उनसे कुछ समझ जाएगा। गूगल पर सर्च करेंगे, आजकल तो इंटरनेशनल गूगल पर सारी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ भी सर्च कर लो, वो क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या माइनस हैं इस दवाई के या इस उसके, तो वो शिक्षित आदमी अगर होगा तो वो उसी से समझ जाएगा, उसे बहुत समझने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर शिक्षा नहीं है, अशिक्षित है, तो बात वहीं आती है, वो फिर कहीं ना कहीं भ्रम में ही रहते हैं। और भ्रमित आदमी आसानी से मानता नहीं है, मानता है तो बेमन से मानता है, और बेमन से मानने पर कई बार साइड इफेक्ट हो भी जाते हैं। आपको किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए, यहाँ तक बीमार आदमी को भी लड़ने के लिए विल पावर अगर वो गिव अप कर देगा तो वो ठीक भी नहीं होता। सोच सकारात्मक अपनी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, सकारात्मक रखनी पड़ेगी आपके, उसके प्रति आपको जागरूक भी होना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि इसमें कोई वो नहीं है और मैं विलिंगली कर रहा हूँ, तो उसके अच्छे परिणाम आते हैं। एक परिवार कल्याण में आप कार्यक्रम कहीं करने जा रहे हैं, वो मैं जानना चाहूँगा। हमारे जो अभी जो पखवाड़ा चल रहा है उसमें हमने 14 दिन के 2 पखवाड़े रखे हैं। पहला पखवाड़ा जो अभी चल रहा है वो 27 जून से 10 जुलाई तक चल रहा है। उसमें हम हमारी ANM और आशा बहन जी घर घर जाकर उनको समझाइश करती है परिवार नियोजन के बारे में, और जो साधन उनके पास उपलब्ध हैं वो तो साधन प्रोवाइड करती है, और एक लिस्ट बना लेगी कि भाई इनको नसबंदी करवानी है, इनको जो है IUCD लगवानी है। तो अब जो 11 जुलाई से और 24 जुलाई तक जो पखवाड़ा चलेगा हमारा, उसमें हम ये जो है सेवाएं देंगे, और निश्चित जगह पर हमने ये नसबंदी के जो है वो शिविर लगाए हैं, उसका हमने बाहर प्रचार प्रसार किया है, और ये 11 तारीख से ये हम इसकी सर्विस सेवाएं देने के लिए हमने ये बनाया। और इसी में जैसा आप कह रहे थे ना पढ़े लिखे, तो हमने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी यूट्यूब पर इन पे हमने ये इसके अवेयरनेस जनरेशन के लिए छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हमने जो वो डाले हुए हैं। अब जो है अपने IC के उसमें हमारी NHM की अगर साइट पे कोई वो करता है तो उसको ये सारी जानकारी मिल जाती है, वीडियो जानकारी मिल जाती है। हाँ, तो विभाग की तरफ से ये जानकारी, ताकि कई बार क्या है इन माध्यम से कोई भ्रम भी डाल दे, लेकिन विभाग की तरफ से उसकी जो है सारी जानकारी हमने प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम अवेयरनेस जनरेट करते हैं। साथ में हमारी आशा बहन जी जो है हर 10 घर में हर रोज जाती है। आशा बहन जी इसमें सबसे ज़्यादा आशा और ANM कारगर होती है। जिनको बच्चा नहीं चाहिए, जिनके 2 बच्चे हो गए, उनके वो लिस्ट बना लेती है, और अब आने वाले कैंप की भी वो सूचना देती है। इसमें हम 300 रुपये उसको आशा बहन जी को हम मतलब पर डे, हाँ नहीं, एक केस पे पर केस 300 रुपये जो है महिला नसबंदी पे, और 400 रुपये पुरुष नसबंदी पे आशाओं को सभी को देते हैं, आशा बहन जी को भी देते हैं। और जो डिलीवरी के बाद में PPI-ACD जो लगवाना चाह रही है, उनको जो अगर आशा ने प्रेरित किया है तो 150 रुपये हम आशा को जो है उसके प्रेरित करने के भी देते हैं। और एक हमारा एक नया इंजेक्शन चला है, अंतरा इंजेक्शन, वो 3 महीने में एक बार लगवाना, वो और भी बहुत अच्छा जो है और भी प्रोग्राम चला है। तो वो गोलियां, जैसे रोज गोलियां खाते हैं तो कई बार भूल जाते हैं, कई बार तो किसी को वो सूट करती, किसी को नहीं करती। तो ये इंजेक्शन का तो इतना बढ़िया हो गया है, 3 महीने में एक इंजेक्शन, बीमारी भी होती है तो इंजेक्शन चलते डॉक्टर साहब वो मैं जानना चाहूंगी कि हर बार थीम होवे, आप ई बार की थीम भी हमारे दर्शक भाई बहन बताओ। इस बार की थीम जो है परिवार नियोजन का अपनाओ उपाय और लिखो तरक्की का नया अध्याय। क्योंकि समय की अब अपनी सीमा है, तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि दर्शक भाई बहनों ने अपना कार्यक्रम आज को बहुत पसंद आया होगा और जानकारी मिली होगी अच्छी। तो इसके साथ ही गोपाल जी, आप और गिरीश जी, आप दोनों पधारा, अपना कीमती समय माने दिए, तो इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही अभी लेवा विदा, राम राम सा।